वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे द जलियांवाला बाग मैसेकर के हवाले से कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था और ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद द मैसेकर जो असल इवेंट था वो क्या था उसको हम देखेंगे, और सबसे आखिर में इसके आफ्टर मैथ कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो पंजाब के लोग थे उनके साथ क्या सलूक किया गया, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और जलियांवाला बाग मैसेकर के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पंजाब का रहने वाला है कि जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सज़ा दी जा रही है। ये ब्रिटिश के ऑफिशियल्स हैं। तो इस तस्वीर को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो पंजाब के लोग थे उनके साथ क्या सलूक किया गया। तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो इसमें आता है वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन हम जानते हैं 1914 में स्टार्ट होती है और 1918 में ख़त्म होती है। इस जंग में जो ब्रिटिश होता है वो एज अ पार्टिसिपेंट होता है और वो जंग कर रहा होता है। जंग 1918 में ख़त्म हो जाती है और जिस साइड पे ब्रिटिश होता है उसको फ़तह हासिल होती है, वो विक्ट्री हासिल करते हैं। अब जंग जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, अ कमेटी अंडर जस्टिस सिडनी रोल्ट के अंडर एक कमेटी बनाई जाती है। किस मकसद के लिए? टू इन्वेस्टिगेट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। कि जब वर्ल्ड वार वन होती है ब्रिटिश तो उसकी सारी की सारी तवज्जो तो जंग की तरफ होती है। अब इस दौरान क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो इंडियंस होते हैं उनमें भी काफ़ी शऊर आ जाता है। वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं और वो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं कि वो इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएँ। इसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मुसलमान और हिंदू इनमें भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होता है। इस हवाले से हम जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान तय पाता है कि जिसके तहत हिंदू और मुसलमानों में कोऑपरेशन होता है और वो ब्रिटिश इंडिया से मिल के डिमांड्स करते हैं कि वो इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएँ। तो इन सारी चीज़ों को जो ब्रिटिश है वो नाम देता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। और जंग के बाद जब वो फ्री हो जाता है तो वो एक कमेटी बनाता है जस्टिस सिडनी रोल्ट के अंडर कि वो सारी की सारी ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसको इन्वेस्टिगेट करे और एक रिपोर्ट तैयार करे। अप्रैल 30 1918 को प्रेजेंटेड रिपोर्ट, ये जो जस्टिस सिडनी रोल्ट होता है ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है। रोल्ट बिल वाज पास्ड इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो रोल्ट बिल है जिसको हम रोल्ट एक्ट भी बोलते हैं, ये पास हो जाता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस वक्त टोटल होते हैं 60 मेंबर। ठीक है, हम जानते हैं कि जब 1909 में मिंटो मोरेले रिफॉर्म्स आती हैं तो उस वक्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल जो मेंबर्स हैं वो 60 होते हैं। उन 60 में से 23 नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से सैलरी नहीं ले रहे होते या वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी उनके जो प्रिंसेस थे उनको बोलते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक हो गया। और जो बाकी थे जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे होते थे या गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते थे उनको बोलते थे ऑफिशियल मेंबर्स। तो जब इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया तो 23 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया। ठीक हो गया। लेकिन ज़ाहिर है मेजोरिटी ऑफिशियल्स की थी, तो ये जो बिल है ये पास हो जाता है और इसको हम बोलते हैं रोल्ट एक्ट। अब इसमें होता क्या है, जो सबसे अहम है और जो जलियांवाला बाग मैसेकर की बुनियादी वजह बनता है, इस बिल के अंदर लिखा होता है कि सपोज टू गिव अनलिमिटेड पावर्स टू पुलिस, कि जो पुलिस है उसको क्या देना है, अनलिमिटेड पावर्स। अक्यूज्ड कैन नॉट अपील, जिस पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया है, मसलन किसी को आपने कह दिया कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था, अब उस पर इल्ज़ाम लग गया तो वो अब अपील नहीं कर सकता। ठीक है, कोई लायर को हायर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिस पे इल्ज़ाम लग गया वो लग गया। गवर्नमेंट कुड पुट एनीवन अंडर हाउस अरेस्ट, किसी भी बड़े लीडर को जो गवर्नमेंट है वो हाउस अरेस्ट में कर सकती है विदाउट गिविंग एनी रीज़न, बगैर कोई वजह बताए। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट जो है वो कायदे आज़म को हाउस अरेस्ट कर सकती है कोई वजह बताए बगैर। इसी तरह किसी भी बड़े लीडर को, महात्मा गांधी को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या किसी को भी कर सकती थी। इसी तरह पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, आप जिस पे मर्जी चाहे इल्ज़ाम लगा दें कि ये बंदा गद्दार है या ये रिबेलियस है या रेवोल्यूशनरी इनकलाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इसको पढ़ के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का बिल था और इसमें किस तरह की जो गैर मुनसिफाना चीज़ें हैं वो शामिल थी। अब हुआ क्या कि जो इंडियंस थे हु सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार वन, के वर्ल्ड वार वन में वो वाले इंडियंस जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि हमने तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया लिहाजा अब जो ब्रिटिश है वो इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएगा। लेकिन रिफॉर्म्स के बदले में उनको मिला क्या, रोल्ट बिल मिला। ठीक हो गया। और उसमें क्या था वो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कायदे आज़म रिज़ाइंड फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस वक्त जो कायदे आज़म थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, उन्होंने इसमें से रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने ना सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि
गवर्नर जनरल को मार्च 28 1919 को एक ख़त भी लिखा। उस ख़त में क्या लिखा आप वो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं ये पढ़ूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको लाजमी पढ़िए कि कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल को क्या कहा। तो ये था इसका बैकग्राउंड, जिसमें ख़ास तौर पर आता है रोल्ट एक्ट और उसमें जो चीज़ें शामिल थी वो आती हैं। आप इसको दोबारा पढ़िए और सुनिए। तो अब हम देखते हैं कि जो मैसेकर था वो क्या हुआ, इतने ज़्यादा जो लोग थे उनको किस तरह से कत्ल किया गया। अब जब ये एक्ट पास होता है रोल्ट एक्ट, उसके बाद क्या होता है, प्रोटेस्टर्स एंड स्ट्राइक्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में जो प्रोटेस्टर्स एंड स्ट्राइक्स हैं ये होना शुरू हो जाते हैं और ये एक नेशनल बात है कि ऐसे ही होना था। गांधी अपनी नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा माइकल ओ डायर जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बैंड ऑल पोलिटिकल एक्टिविटी प्रोसेशन एंड प्रोटेस्टर्स इन पंजाब। पंजाब के अंदर आप किसी भी तरह की पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जलसे जुलूस नहीं निकाल सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये पंजाब के अंदर सारा बैन लग गया। इसके अलावा एक और अहम बात क्या होती है कि गवर्नमेंट बैन टू वेल नाउन लीडर्स ऑफ अमृतसर टू मेक स्पीचेस, के जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यापाल आते हैं, इनको बैन कर दिया जाता है अमृतसर के अंदर। बेसिकली ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये अमृतसर के अंदर होता है। तो ये जो बड़े लीडर होते हैं वहाँ के, इनको तकरीर करने से मना कर दिया जाता है और बाद में दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और सेंट टू धर्मशाला और धर्मशाला भेज दिया जाता है। तो ये वाला जो इवेंट होता है ये ख़ास तौर पर अहम है। इससे पहले जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो हर तरह की पोलिटिकल एक्टिविटी को बैन कर रहे हैं, उसके बाद जो अहम लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके धर्मशाला भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 9 जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो अप्रैल 13 को होता है। उससे पहले अप्रैल 9 को क्या होता है कि लार्ज क्राउड गैदर टू प्रोटेस्ट, ये जो उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से वो प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड देयर रिलीज़, उनकी रिलीज़ के लिए डिमांड करते हैं और जो पुलिस होती है वो जो लार्ज क्राउड इकट्ठा होता है उन पर फायर करते हैं। अब ये जो फायरिंग होती है इसमें भी कुछ अफराद मरते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये जो क्राउड है ये डिस्पर्स हो जाता है। इसके बाद अप्रैल 10 को क्या होता है, जनरल डायर, ठीक है, जो कि बेसिकली ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है इसको करते हैं। रिसीव्ड ऑर्डर्स टू कम टू अमृतसर, उनको हुक्म दिया जाता है कि आप अमृतसर आएँ क्योंकि वहाँ पर ये जो क्राउड है और इस तरह की प्रोसेशंस है ये चल रही हैं। तो ये क्या करता है 475 इंग्लिशमैन, ठीक है, ये जो पुलिस वाले होते हैं 475 जो इंग्लिशमैन थे उनके साथ, 710 जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके साथ और कुछ आर्म्ड व्हीकल्स इनके साथ ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो पहली जैसे जंग करने आ रहा होता है, जैसे पता नहीं अमृतसर के अंदर क्या हो गया है, कोई जंग हो गई है तो उसके लिए ये लड़ने आ रहा है। तो अब ये जो जनरल डायर होते हैं ये अमृतसर के अंदर आ जाते हैं। इन अमृतसर ही बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग्स, वो सारी की सारी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उनको बैन कर देता है। डिमॉन्स्ट्रेशंस, कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज हो रहा है, जलसा जुलूस हो रहा है, सारी की सारी चीज़ों को वो बैन कर देता है। अब होता क्या है, एक तो इसने सारी चीज़ों को बैन कर दिया। अब अप्रैल 13 को क्या होता है, जिस दिन ये मैसेकर होता है, ही टूर द सिटी, वो पूरा का पूरा जो अमृतसर का सिटी होता है उसको टूर करता है और वार्निंग देता है कि इफ़ मीटिंग्स वर नॉट क्लोज्ड, ये जो सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, इसको ख़त्म नहीं किया जाता, ही विल यूज़ फोर्स, तो वो पहले वार्निंग दे रहा है कि वो फोर्स को यूज़ करेगा। अब अप्रैल 13 वाले दिन ही क्या होता है, ही केम टू नो दैट अ मीटिंग वाज बीइंग हेल्ड एट जलियांवाला बाग, के अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। ये इसको पता चलता है अप्रैल 13 को और उस वक्त जो टाइम होता है वो तकरीबन 4 बजे होते हैं, यानी कि जो दिन के 4 बजे होते हैं वो वाला टाइम होता है। तो जब इसको इस बात का पता चलता है कि मैंने अपना हुक्मनामा जारी किया हुआ है कि सारी की सारी पब्लिक मीटिंग ना हो, डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो, उसके बावजूद यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, तो क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, ही बिकेम फ्यूरियस, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ही रीच देयर, वो वहाँ पर पहुँचता है एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, और जो उसकी ट्रूप्स होती हैं उसको हुक्म देता है कि वो फायर करे। अब इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये जो जलियांवाला बाग होता है इसमें जो एंट्रेंस का गेट होता है वो एक ही होता है, यानी कि अंदर जाने का और बाहर आने का गेट एक ही होता है। अब जब ये जलियांवाला बाग के अंदर जाता है तो वहाँ पर ये दरवाज़ा भी बंद कर देता है और वहाँ पर ये हुक्म देता है कि फ़ायर किया जाए, और 15 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस फायरिंग, 15 मिनट तक जो फायरिंग होती है ये चलती रहती है। तो ये था बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर के एक फ़ौजी जर्नैल बाग के अंदर आता है और 15 मिनट तक मुसलसल फायरिंग होती है। जहाँ से लोगों ने भाग के निकलना था वो दरवाज़ा भी ये बंद कर देता है। तो ज़ाहिर है लोगों ने मरना ही था और क्या होना था। 379 डेड, 379 लोग मर जाते हैं। ये हैं ऑफिशियल फिगर्स जो कि उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने दिए थे। बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि कम से कम जो 1000 लोग थे वो मरे थे, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 379 हैं। इसके अलावा 1200 जो लोग थे उनको वो इंजर्ड हुए।
तो ये थी वो ट्रेजेडी, ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके अलावा ये जो जनरल डायर था, ही नेवर रिग्रेटेड, कभी भी उसने रिग्रेट नहीं किया कि मुझसे गलती होगी या मुझसे गलत काम हो गया, या एटलीस्ट वो यही कह दे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ही सेड, वो क्या कहता है, ही लुक्ड अपॉन द इंडियंस एज रेबल्स, ठीक है, इंडियंस को वो क्या समझता था, रेबल्स, कि ये तो बागी लोग हैं। एंड ही कंसिडर्ड इट हैज़ वेरी हॉरिबल ड्यूटी टू फायर एंड फायर वेल, तो वो कहता था कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने फायर करना और फायर वेल करना है, किन पे, ये जो बागी लोग हैं, ये जो रिबेलियंस है। ठीक हो गया। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक तो हुकूमत रोल्ट एक्ट पास करती है जो कि गैर मुनसिफाना होता है, गलत होता है, उसके ख़िलाफ़ लोग जायज़ तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में जनरल साहब को बुलाया जाता है, वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आते हैं, वो जिस बाग में जाते हैं वहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं, लोगों को निकलने का रास्ता भी नहीं है, तकरीबन 400 बंदा मर जाता है, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। ठीक है, वैसे जो इंडियन में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट वो दावा करती है कि कम से कम जो 1000 लोग थे वो मरे थे। और इन सब के बाद जो जनरल साहब है वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो क्या हैं, वो रेबल्स हैं। ठीक है, और उसकी वो ड्यूटी है कि वो फायर करे और फायर वेल करे। तो ये था बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आफ्टर मैथ क्या थे, इसके बाद हुआ क्या। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पंजाब, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स ऑफ लाहौर हैव टू सबमिट देयर व्हीकल्स, जितने भी लाहौर के सिटीजन्स हैं उन्होंने अपना क्या, जितनी भी उनके पास व्हीकल्स हैं, उनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ठीक है, साइकिल्स हो गया, लैंप्स हो गया, फैंस हो गए, टू मिलिट्री, तो जितने भी लोगों के पास ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी उन्होंने जो ब्रिटिश मिलिट्री है उनको जाके जमा करवा देनी है। इसके अलावा मार्शल लॉ ऑर्डर्स पेस्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन्स, जो बड़े बड़े अहम लीडर्स थे उनके घरों की दीवारों पे मार्शल लॉ के हुक्मनामे लगा दिए गए। इसके अलावा वाटर एंड पावर कनेक्शन ऑफ लाहौर वाज कट ऑफ, लाहौर का ये कट ऑफ कर दिया गया, हालांकि मामला हुआ अमृतसर में, और सज़ाएँ मिल रही हैं लाहौर वालों को। इसके अलावा ज़ाहिर है बाकी सारा का सारा जो पंजाब था उनको सज़ाएँ दी गई, तो ये लाहौर के वाले से है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज जो अभी भी लाहौर के अंदर है, उसको पनिश किया गया बिकॉज समवन पेस्टेड ऑब्जेक्शनेबल प्ले कार्ड ऑन दी कॉलेज वाल, के कॉलेज की दीवार पे किसी ने ऑब्जेक्शनेबल प्ले कार्ड लगा दिया, तो उसकी सज़ा किसको मिली, दयाल सिंह के कॉलेज को। इसके अलावा सनातना धर्मा कॉलेज, ये भी लाहौर के अंदर था, उसके कॉलेज की दीवार पे मार्शल लॉ के ऑर्डर लगे हुए थे, ये जो पेस्ट किए गए थे, तो किसी ने उसको फाड़ दिया। अब किसी ने उसको फाड़ दिया तो उसकी सज़ा किसको मिली, कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर थे उनको, 65 स्टूडेंट्स को। ठीक है, सज़ा क्या मिली कि 3 माइल वॉक, 3 मील उन्होंने चलना है, स्टैंड इन सन होल डे, और सूरज के नीचे सारा दिन खड़े होना है। तो ये वो सज़ाएँ थी जो पंजाब के लोगों को दी गई। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में ये एक पिक्चर लगाई थी, ठीक है, यहाँ पर एक जो बुज़ुर्ग बंदा है वो क्राल कर रहा है, यानी कि वो रेंग रहा है, और पीछे ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा, तहज़ीब याफ्ता, सिविलाइज्ड कहते हैं। तो इस तरह इन्होंने पंजाब के लोगों को सज़ाएँ दी कि वो उन्होंने क्यों रिबेल किया, उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया, प्रोसेशंस की, और उन्होंने जो मार्शल लॉ ऑर्डर्स थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स थे उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो ये था ओवरऑल जलियांवाला बाग मैसेकर के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इसके हवाले से पता चला होगा। इसके अलावा अगर आप इंडियन हिस्ट्री के हवाले से बाकी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, शिमला डेप्यूटेशन क्या थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे बनी, ठीक है, इसी तरह क़ायद आज़म के 14 निकात, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसी तरह हिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे सूएज़ कैनाल क्या था, वर्ल्ड वार 1 के काजेज़ क्या थे, इन सारी चीज़ों के हवाले से मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।